चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट में देखो हम लोग इस सेक्शन में पी ब्लॉक स्टार्ट किए थे। पी ब्लॉक में आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन की तरह कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको कहते हैं, आपके पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ मिलता है, उसमें जनरली कौन कौन होता है, मेटल्स होता है, नॉन मेटल्स होता है, मेटोराइट्स होता है, आखिर उसमें कितने कितने तरह का ग्रुप्स है, हर ग्रुप का क्या क्या नाम है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, इन सब के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको लास्ट क्लास में दिया गया। लेकिन जैसा कि हम आपको लास्ट क्लास में भी बता रहे थे कि जब आप पी ब्लॉक पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एक्चुअली आपका ग्रुप 13 और ग्रुप 14 ये दो डिस्कशन आपके 11th के कोर्स में है और 15, 16, 17 और 18th ग्रुप ये आपके 12th के कोर्स का पार्ट है। देखिए हम आपको अभी भी 11 या 12 पी ब्लॉक नहीं पढ़ा रहे हैं, हम अभी आपको पी ब्लॉक के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और पी ब्लॉक के कुछ बेसिक्स टर्म्स को आपको सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग 3-4 इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो पी ब्लॉक पढ़ने के लिए आपको जानना होता है उसको सीखेंगे, जिसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट है, डी ऑर्बिटल के प्रेजेंस और एब्सेंस होने से क्या इफेक्ट पड़ता है ये है, और है कि स्मॉल साइज का बॉन्डिंग पे किस तरह का इफेक्ट पड़ता है, नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब हम लोगों को देखना है। एक बार अगर स्टूडेंट इन बेसिक टर्म्स पे कमांड कर लेता है तो पी ब्लॉक के रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस में, हाँ भाई ऐसा ये करता है, ऐसा ये करता है, बताओ ये ऐसा क्यों नहीं करता है, इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर आप बहुत इजीली दे पाएंगे। और पी ब्लॉक या इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, इन सब को पढ़ने का एक बहुत सिंपल थ्योरी बताया गया है कि क्वेश्चन ही तुमको बताता है कि इसका आंसर क्या देना है। जैसे तुमसे बोला जाएगा देखो जी PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। PCl5 एग्जिस्ट करता है, NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो तो अपने ही बता रहा है कि NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, तुमको तो बस उसका कारण लिखना है। तो इस मेंटेलिटी से इस सब्जेक्ट को ऐसे आपको पढ़ना चाहिए। तो आज हम लोगों के पास जो पहला डिस्कशन स्टार्ट होगा दैट इज योर इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट समझिएगा ऐसे कि कोई भी एक पी ब्लॉक एलिमेंट आप चुन लीजिए। फॉर एनी पी ब्लॉक एलिमेंट, कोई भी एक पी ब्लॉक एलिमेंट आप चुन लो तो देखो उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन वो होगा NH2, NP में 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन। ये जो आपको X दिखाई दे रहा है कैन बी 1 to 6। X जो है वो 1 से लेके 6 तक कितना भी इलेक्ट्रॉन का नंबर हो सकता है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जब भी आप किसी पी ब्लॉक एलिमेंट को बॉन्डिंग में एंगेज करते हैं, जब भी आप किसी पी ब्लॉक एलिमेंट को बॉन्डिंग में एंगेज करते हैं, सबसे पहले उसके पी के अंदर का जो X इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है। इनिशियली X electron of P subcell takes part in bonding। सबसे पहले ये जो X इलेक्ट्रॉन हमारे P सबसेल का है वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है। जब ये X इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा तो वहां एनर्जी रिलीज होता है। बहुत ध्यान से सुनना, X इलेक्ट्रॉन जब बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा तो वहां एनर्जी रिलीज होता है। वो रिलीज एनर्जी कोशिश करता है कि जो NS का 2 इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस से छुड़ा ले और उसको भी बॉन्डिंग में ले जाए। सबसे पहले फिर से सबसे पहले ये X इलेक्ट्रॉन जो P का है वो बॉन्ड में हिस्सा लेता है। बॉन्ड में जब हिस्सा लेगा, बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी रिलीज होगा। वो जो रिलीज्ड एनर्जी है वो कोशिश करता है, वर्ड है कोशिश,
कोशिश करता है कि वो न्यूक्लियस से s के इस 2 इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दे और उसको भी बॉन्डिंग में ले जाए। अब आप जब कोशिश करेंगे तो दो चीज होगा, या तो आप सफल होंगे, नहीं तो आप असफल होंगे। अब देखिए, अगर वो सफल हो जाता है ns के 2 इलेक्ट्रॉन को भी बॉन्ड में ले जाने में, तो याद रखना कि टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग का x+2 हो गया, x+2 इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। उस समय टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में x+2 हो गया। और अगर वो एनर्जी असफल हो जाता है, ns के 2 इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से छुड़ाने में असफल हो गया, तो न्यूक्लियस भाई 2 इलेक्ट्रॉन ns वाला बांध के अपने साथ रखा है, जाने नहीं दिया, तो जो x इलेक्ट्रॉन का हिस्सा था वही रहेगा। तो उस समय x इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, फिर से सबसे पहले x इलेक्ट्रॉन जो p का है वो बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है, एनर्जी रिलीज होता है। वो रिलीज एनर्जी चाहता है कि ns के 2 इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से छुड़ा ले। अगर वो उसमें सफल हो जाता है तो x+2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में होता है, और अगर असफल हो जाता है तो केवल x इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में रहता है, ns वाला न्यूक्लियस के साथ रहता है। क्या कोई डाउट यहां तक? क्या किसी को कोई डाउट? ठीक, अब सुनो, अगर x+2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है तो ऑक्सीडेशन नंबर x+2 होगा, और अगर x इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है तो ऑक्सीडेशन नंबर x होगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं आपके p ब्लॉक की। देखिए, यह है आपका ग्रुप 13 और यह है ग्रुप 14। हम आगे का बात अभी नहीं करेंगे, 15, 16, 17, 18 सब पे काम करेगा, लेकिन हम आपको अब दो जगह फोकस रख रहे हैं। क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे NH2 और NP1, और इसका लिखोगे NH2 और NP2, NH2 NP1, NH2 NP1 2। सुनो, इस तरह का ग्रुप 13 वाला जितना मेंबर है, दो तरह का ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। दो तरह का ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, +1 या +3। क्या तुमको समझ में आया +1 कब शो करेगा और +3 कब शो करेगा? और यहाँ ग्रुप 14 वाला दो ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, एक है +2 और दूसरा है +4। +2 उस समय शो करता है और +4 इस समय शो करता है। समझ में आ रहा है? जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। मतलब नीचे वाले के लिए +1 इज मोर स्टेबल, और यहां +2 इज मोर स्टेबल, और ऊपर वाले के लिए +3 इज मोर स्टेबल, और यहां पे +4 इज मोर स्टेबल। ठीक है, जब आप किसी भी पी ब्लॉक में, आगे भी 15, 16, 17, 18 सब पे काम करेगा, जब भी आप किसी भी पी ब्लॉक में किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमेशा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ता है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है। तो इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हैं ना, वैसे वैसे जो दो इलेक्ट्रॉन ns का है वो न्यूक्लियस से फ्री नहीं होना चाहता, बॉन्डिंग में कम हिस्सा लेता है, इसलिए केवल p वाला इलेक्ट्रॉन ही नीचे बॉन्डिंग में रहता है। देखो, p वाला इलेक्ट्रॉन ही नीचे बॉन्डिंग में रहता है। अब इसको बाय डेफिनेशन
ऑन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री आप कैसे बोलते सुनिए, द रिलक्टेंस ऑफ, वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रिलक्टेंस, इसको जरूर मेंशन कीजिएगा, अगर आएगा तो डेफिनेशन में रिलक्टेंस जरूर लगाइए। द रिलक्टेंस ऑफ ns electron to take part in bond formation is called inert pair effect। ns के इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड में हिस्सा लेने का जो एबिलिटी कम होता है, ns के इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड में हिस्सा लेने का जो एबिलिटी कम होता है, डिक्रीज होता है, उसको हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। वर्ड है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब ये नहीं है कि हिस्सा नहीं लेगा, हिस्सा लेगा लेकिन हिस्सा लेने का एबिलिटी कम होगा, ठीक है। तो दैट रिलक्टेंस ऑफ ns इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। और उसी इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से किसी भी p ब्लॉक के ग्रुप में अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, तो नीचे में आपको लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल और ऊपर में आपको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगा। कोई दिक्कत समझने में किसी को? यही हमको लिखाना है जो अभी हम आपको समझाएं। क्या यहां तक ठीक है सब? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, इतना कॉपी पे तुमको लिखना है, हम इसके नीचे इसका थ्योरेटिकल पार्ट लिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लो इसका। इसी चीज को सिस्टमैटिकली हम लिखा देते हैं। हो गया? चलो लिखो नीचे, नीचे आराम से पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिखना स्टार्ट करो। कंसिडरिंग एनी p ब्लॉक एलिमेंट, कंसिडरिंग एनी p block element having outermost configuration, considering any p block element having outermost configuration ns2npx, 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 first stop. When this p block element, when this p block element takes part in bond formation, when this p block element takes part in bond formation, then first of all x electrons of np, x electrons of np takes part in bond formation, x electrons of np takes part in bond formation, and so energy will release, and so energy will release, and so energy will release. First stop, आगे लिखो। This released energy try to free 2 electrons of ns from nucleus, 2 electrons of ns from nucleus, and use it in bonding, First stop, पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखना, if x electrons of np and 2 electrons of ns, x electrons of np and 2 electrons of ns are involved in bonding,
then element shows higher oxidation state X plus 2, then element shows higher oxidation state X plus 2, higher oxidation state X plus 2. But if only X electrons of Np, but if only X electrons of Np takes part in bond formation, then element shows lower oxidation state plus X. Element shows lower oxidation state plus X. लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस एक्स. पैराग्राफ चेंज करके आगे लिखना, पैराग्राफ चेंज करके आगे लिखो. इन केस ऑफ पी ब्लॉक, while moving down the group, electrons of NS shows reluctance. Electrons of NS shows reluctance to take part in bond formation. So lower members of each group have lower oxidation state more stable. पैराग्राफ चेंज करके अलग फाइनल डेफिनेशन लिखो. अगर आया स्कूल में इनट पेयर इफेक्ट क्या होता है तो तुमको ये लाइन लिखना है जो अभी लिखा है. ऑक्सीडेशन के बाद रिपीट कीजिए ना. लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल. हाँ लिखो, अलग से डेफिनेशन लिखो, इनट पेयर इफेक्ट का डेफिनेशन लिखो. The reluctance of NS electron to take part in bond formation. Is known as inert pair effect. The reluctance of NS electron to take part in bond formation is known as inert pair effect. देखो एक दो चीज और ऐड कर रहे हैं, समझना थोड़ा. बताओ तो ग्रुप 15 में जिसका कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP3, ऊपर में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल और नीचे कौन? ऊपर में +5 इज मोर स्टेबल, नीचे जाओगे तो +3 इज मोर स्टेबल. करेक्ट है?
ऊपर में +5 इज मोर स्टेबल और नीचे जाओगे तो +3 इज मोर स्टेबल। ओके, अब आओ सुनो रीजनिंग क्वेश्चन, सुनो कैसे आता है। ग्रुप 13 में अगर आप मेंबर्स का बात करेंगे तो यहां है बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। ग्रुप 14 में जाओगे तो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है और लेड है, पीबी। आपसे कैसे पूछा जाता सुनिएगा ध्यान से। एक्सप्लेन व्हाई Tl पावर +3 मतलब Tl का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, Tl +3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक्सप्लेन व्हाई, कैन यू एक्सप्लेन दैट कि व्हाई Tl +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, सॉरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? Lose 2 electron and hence it is a strong oxidizing agent. Very good. Tl +3 reduce itself in more stable Tl +1. Tl +3 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, वो लॉस बोला, तुम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा। Tl +3 को जब आप 2 इलेक्ट्रॉन गेन कराओगे तो वो Tl +1 बनेगा। Tl +1 बनना चाहेगा क्योंकि +1 इज मोर स्टेबल। तो जब खुद का करेगा रिडक्शन तो काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। Yes sir. इस तरह का क्वेश्चंस होगा, आपसे ऐसा पूछेगा, देखो पीबी है ना, पीबी, पीबी में देखो क्या है, तुमसे बोला जाएगा पीबीओ एंड पीबीओ2 व्हिच वन इज मोर स्टेबल? तुम बताओ पीबीओ एंड पीबीओ2 व्हिच वन इज मोर स्टेबल? PbO. PbO is more stable because PbO में Pb+2 है और यहाँ पे +4 है, तो ये लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल। तो इन सब का आंसर आपके पास है इनर्ट पेयर इफेक्ट, सिंपल इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब हम तुमको एक चीज बताते, सुनना, ज्यादा यूज मत करना, मेरे ही खिलाफ यूज मत करना, लेकिन पी ब्लॉक में जितना भी रीजनिंग क्वेश्चन होता है लगभग 40% का आंसर इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, लगभग 40% का आंसर इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। इसलिए आपको हम एक चीज बता दें, अगर आप एग्जाम में सही आंसर जानते हैं तो जरूर लिखिए, अगर आप नहीं लिख रहे हैं, कुछ छोड़ के आ रहे हैं, तो उससे अच्छा है इनर्ट पेयर इफेक्ट वर्ड लिख के आ जाओ, खाली मत छोड़ो, लिख के आ जाओ इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है? 40% चांस से हो जाएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अच्छे से इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। हम लोग अब दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे, कुछ नोट करना है कर लो फटाफट। तो देखो जो अगला सेक्शन हम लोग को पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने के लिए जानना है, दैट इज अबाउट स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। इसको आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़े होंगे, एक बार फिर से उसके चीजों को ध्यान से देखिए और चीजें समझिए। पहले एक हाइपोथेटिकल एटम लो जिसमें ये न्यूक्लियस है, ये इसका इनर ऑर्बिट्स है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद है। मान लो एब्सेंस ऑफ इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि बाहरी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं, थ्योरेटिकल है, समझाने का एक तरीका है, ठीक है? ऐसा होता नहीं है। अब आप सोडियम लिखिएगा तो बाहरी इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो अंदर में 10 इलेक्ट्रॉन तो मौजूद होगा ही, लेकिन आप पहले समझिए कि अगर अंदर वाला इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो क्या होता है। अगर अंदर वाला इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो न्यूक्लियस एक फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का फोर्स है। लेकिन जब इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन होता है जो जनरली सही है, मान लो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इन प्रेजेंस ऑफ इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। अब देखो मान लो इनर ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इनर ऑर्बिट में भी हमारा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। देखो जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब इलेक्ट्रॉन है।
न्यूक्लियस अभी भी उसी फोर्स से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा जैसे पहले खींच रहा। न्यूक्लियस अभी भी इलेक्ट्रॉन को उसी फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा जैसे पहले खींच रहा था। बट एट द सेम टाइम क्या ये अंदर वाला सब इलेक्ट्रॉन्स उस बाहरी इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ पुश करेगा? क्या ये अंदर वाला सब इलेक्ट्रॉन उस बाहरी इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ पुश करेगा? अब सोचो कि अगर हमको यहाँ पे इफेक्टिव फोर्स निकालना पड़ जाए, इफेक्टिव न्यूक्लियस का अगर फोर्स निकालना पड़ जाए, तो जितना न्यूक्लियस का फोर्स था उसमें से ये रिपल्सन वाला फोर्स कम करना पड़ेगा ना? क्या बोलते हो, सही है? ठीक। अब आप ये बात कह सकते हैं कि कभी भी अगर इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है तो इन इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के मौजूद होने की वजह से न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है। पहले जितना लग रहा था उससे तो कम ही है ना इफेक्टिव फोर्स। इस कारण से केमिस्ट्री के लैंग्वेज में आप ये कह, देखो ये तो फिजिक्स का लैंग्वेज है, वेक्टर के तरीके से समझा दिया है। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि हर एक इनर इलेक्ट्रॉन एक तरह से स्क्रीन का काम करता है, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच स्क्रीन का काम करता है। और इसके मौजूद होने से जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होगा, न्यूक्लियस का बाहरी इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इफेक्टिव वैल्यू उतना ही कम होगा। मतलब हर एक इनर इलेक्ट्रॉन एक स्क्रीन की तरह काम कर रहा है न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच। दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स के मौजूद होने से स्क्रीनिंग इफेक्ट जनरेट होता है, जो न्यूक्लियस का बाहरी इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम कर देता है। दिस फेनोमेनन और इफेक्ट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? सबसे अच्छा स्क्रीन की तरह काम करता है s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, उससे कम p, उससे कम d, उससे कम f। लेफ्ट से राइट की तरफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। अब जो बोलेंगे वो पूरा लॉजिक है आपका, सुनिए ध्यान से। अगर इलेक्ट्रॉन S में है, स्क्रीन की तरह काम कर रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन D में है, स्क्रीन की तरह काम कर रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन F में है, स्क्रीन की तरह काम कर रहा है, तो किस केस में न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स सबसे ज्यादा घटेगा? S में, क्योंकि S का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक अच्छा स्क्रीन है, तो न्यूक्लियस का बाहरी इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा घटेगा। और सबसे कम किसमें इलेक्ट्रॉन रहने से फोर्स घटेगा? F। आप ये कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन D या F में मौजूद है तो उसका इलेक्ट्रॉन पुअर स्क्रीन की तरह काम करता है, पुअर स्क्रीन। और अगर वो पुअर स्क्रीन की तरह काम करता है तो न्यूक्लियस का बाहरी इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला अट्रैक्शन उतना नहीं घटता जितना कि बाकी केस में घटता है। घटता है लेकिन उतना नहीं घटता जितना कि बाकी केस में घटता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो। हम इसके बारे में कुछ लिखाना चाहते हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? Yes, sir. नीचे लिखिए, above discussion shows that
Due to presence of inner orbit electrons, due to presence of inner orbit electrons, the effective force of attraction, the effective force of attraction of nucleus, the effective force of attraction of nucleus on outermost electron, the effective force of attraction of nucleus on outermost electron of nucleus on outermost electron decreases. First stop. It means inner orbit electrons, it means inner orbit electrons behaves like, it means inner orbit electrons behaves like a screen between it means inner orbit electrons behaves like a screen between nucleus and outermost electron, behaves like a screen between nucleus and outermost electron. First up, this phenomenon is known as screening effect or shielding effect. Is known as screening effect or shielding effect. Screening effect or shielding effect. चलो सही, पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखना, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन D block and F block provides poor screening effect, provides poor screening effect. So effective force of nucleus on outermost electron, effective force of nucleus on outermost electron slightly increases or less decreases, slightly increases or less decreases, दोनों बार लिखना, या तो थोड़ा बढ़ जाता है, so slightly, effective force of attraction of nucleus on outermost electron slightly decreases or less increases. उल्टा बोल दिए, slightly increases or less decreases, slightly increases or less decreases. ठीक है, अब देखिए हम आपको इसका एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने रख दे ताकि ये चीज है ना आपके दिमाग में बना रहे। आप बताइए किसी भी ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कोई एक ग्रुप है, जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई का क्या होता है? बढ़ता है सर, इंक्रीज करता है, वेरी गुड, इंक्रीज करता है। तो उस हिसाब से अगर आप ग्रुप 13 को पकड़िएगा
तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ओके, होना तो ये चाहिए था ना कि बोरॉन से बड़ा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा गैलियम, गैलियम से बड़ा इंडियम और इंडियम से बड़ा थैलियम। पता होता क्या है, एल्यूमिनियम से गैलियम का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है, यहां से यहां इंक्रीज करा, यहां से यहां डिक्रीज किया, फिर यहां से यहां स्लाइटली इंक्रीज किया। आखिर क्या कारण है कि एल्यूमिनियम से गैलियम जाते समय जिस साइज को जनरल ट्रेंड के हिसाब से बढ़ना चाहिए था वो घट गया? घटने के पीछे है गैलियम का कॉन्फ़िगरेशन। गैलियम का अगर एटॉमिक नंबर देखिएगा ना तो 31 आता है। गैलियम का एटॉमिक नंबर है 31। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 and then 4p1 3d10 then 4p1। अब समझो सब कोई, यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में इंटर किया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन के पहले 10 इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में इंटर किया है। जब इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में इंटर किया तब तो वो पुअर स्पिन की तरह काम किया, और पुअर स्पिन की तरह काम करने से न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला इफेक्टिव फोर्स थोड़ा बढ़ गया, और अगर न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला इफेक्टिव फोर्स बढ़ा तो साइज घट गया। बोलो समझा? यस सर। अब उसके नीचे भी आ जाओ, आखिर नीचे वाले एलिमेंट में स्लाइटली इंक्रीजेस क्यों लिखे, ज्यादा क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि नीचे वाले एलिमेंट्स में जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एफ सबसेल, और एफ सबसेल में जाएगा तो फिर से वो प्रोवाइड करेगा पुअर स्पिन, और अगर वो पुअर स्पिनिंग इफेक्ट प्रोवाइड किया तो फिर से न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स थोड़ा बढ़ ही जाएगा। इस वजह से साइज उतना नहीं बढ़ता जितना कि जनरली बढ़ना चाहिए। क्या समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। याद है, नोट करो, इसके बारे में लिखाएंगे। हाँ बोलो। सर बोले यस सर। ओके, वेरी गुड, नोट करो, फिर से लिखाएंगे। देखिए, पी ब्लॉक के किसी भी ग्रुप के पहले मेंबर को पकड़िए। ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, पहला मेंबर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, अपना नोबेल गैस। जब आप इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो 1s2 2s2 2p6 के अंदर सब कुछ आ जाएगा, मतलब सेकेंड ऑर्बिट में ही सब काम खत्म है। जब आप सेकेंड ऑर्बिट लेंगे तो उसमें s होगा, p होगा, d थोड़ी ना आएगा। किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में जो आप पी ब्लॉक के किसी भी ग्रुप का बात करते हैं, 13 ग्रुप का बात कर लीजिए, 14 का बात कर लीजिए, 15 का बात कर लीजिए, 16 का बात कर लीजिए, 17 का बात कीजिए या 18 का बात कीजिए, जो पहला मेंबर है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, इनमें से किसी के भी पास डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल नहीं है, डी ऑर्बिटल एब्सेंट है। इसके नीचे वाले एलिमेंट्स के अंदर डी ऑर्बिटल होता है। जब आप अगले पीरियड में आते हैं, थर्ड पीरियड में आ जाते हैं, फर्स्ट पीरियड में हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, सेकंड पीरियड का ये सब मेंबर है। थर्ड पीरियड में जब आप आते हैं तो थर्ड पीरियड 3s 3p 3d उसमें डी होता है, लेकिन सेकंड में डी नहीं होता। इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2s2 2p 1 से लेके 6 तक है। सेकंड ऑर्बिट में डी ऑर्बिटल नहीं होता। सर क्या इतना बोल रहे, डी ऑर्बिटल होता है नहीं होता? होता उससे क्या है? चलो देखो, बॉन्डिंग को समझिए, थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग को समझिए। बॉन्डिंग, 2 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है, उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 सिग्मा बॉन्ड्स। हम लोन पेयर नहीं सुन रहे हैं, हम लोन पेयर के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल बोल रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन का क्या है।
4 बॉन्ड बनाना है तो sp3, और अगर आपको 4 से ज्यादा बॉन्ड चाहिए, अगर आपको 4 से ज्यादा हाइड्राइड ऑर्बिटल चाहिए, हमको तो ऐसे लिखना चाहिए हाइड्राइड ऑर्बिटल। अगर 2 चाहिए तो sp, 3 चाहिए तो sp2, 4 चाहिए तो sp3, और अगर आपको 5 चाहिए तो sp3 के साथ d। सर 5 चाहिए मतलब PCl5 NCl5, PCl5 फास्फोरस 5 को क्लोरीन, क्लोरीन 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 क्लोरीन, NCl5, चलो लिख लेते हैं, नाइट्रोजन 5 को क्लोरीन। अपने से दिमाग लगाओ तो इन दोनों में से कौन बनना चाहिए, कौन नहीं बनना चाहिए? NCl5 करना चाहिए। NCl5 NCl5 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। कारण देखो, अगर नाइट्रोजन को 5 बॉन्ड बनाना होगा तो उसके अंदर d ऑर्बिटल चाहिए, जो होता नहीं है। हमारे पूरे p ब्लॉक का जो पहला मेंबर है वो कभी भी अपना कोवैलेंसी, कोवैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कोवैलेंसी ऑफ फर्स्ट मेंबर of each p block group cannot be greater than 4। वो कभी भी 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। आप नाइट्रोजन का ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बना सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3 तक ले जा सकते हैं, sp3d नहीं। आप ऑक्सीजन का ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बना सकते हैं, आप कार्बन का 4 बॉन्ड बनाते हैं, यही चीज होता है। आप कभी भी p ऑर्बिटल सॉरी d ऑर्बिटल के एब्सेंट होने की वजह से जो पहला मेंबर है उसका बॉन्डिंग कभी भी आप 4 से ज्यादा दिखा नहीं सकते। हम बात कर रहे हैं कोवैलेंसी का, हम बात ऑक्सीडेशन नंबर का नहीं कर रहे। ऑक्सीडेशन नंबर का यहां कोई जिक्र नहीं हो रहा है। सर क्या बोलना चाह रहे सर, आप बताइए थोड़ा। देखिए ये कंफ्यूजन है। N2O5 ऑक्सीडेशन नंबर निकालो नाइट्रोजन का, 2x plus minus 2 into 5 is equals to 0 and x is equals to plus 5। बोलो नाइट्रोजन प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है या नहीं? कर सकता है। नाइट्रोजन प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो सब हम लोग रेडॉक्स में सीखे हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से लेके यहां तक हो सकता है। अब जब आप N2O5 बनाइएगा तो देखिए उसका स्ट्रक्चर देखिए, यह है नाइट्रोजन के N2O5 का स्ट्रक्चर। इसको जरा गौर से देखो, यहां पे कोई भी नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना के रखा है? 4 बॉन्ड बनाया है। बॉन्ड 4 से ज्यादा नहीं बना सकता, ऑक्सीडेशन नंबर 5 तक शो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कोवैलेंसी 4, ऑक्सीडेशन नंबर 5। हम लोग अभी इस टॉपिक में किसको हाईलाइट करके पढ़ाई कर रहे हैं? कोवैलेंसी को कि ऑक्सीडेशन नंबर को? कोवैलेंस। नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इवन बोरॉन कैन नॉट शो कोवैलेंसी ग्रेटर देन 4। 4 से ऊपर वो कोवैलेंसी शो नहीं कर सकता, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर तो ऑक्सीजन के केस में 6 तक होता है। ठीक है, तो थ्योरेटिकली बातों को समझिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर का बात हो रहा है कि कोवैलेंसी का, तो कोवैलेंसी का। तो आपसे इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा
Explain why PCl5 exists but NCl5 does not exist. आपका आंसर आपको पता. Explain why PCl5 exists, NCl5 does not exist. कारण है कि phosphorus can use its d orbital for hybridization, so it can form 5 bond or shows covalency greater than 4. Nitrogen have absence of d orbital, so it cannot shows covalency greater than 4. Is this clear? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? Yes sir. तो ये बात जो है वो इस हर मेंबर के साथ रीजनिंग क्वेश्चन में जुड़ा रहेगा. ये बात यहाँ पे जितना भी मेंबर्स है उनके साथ जुड़ा रहेगा. कोई कुछ बोल रहा था, कोई डाउट था, बोलो. किसी को कोई डाउट था क्या? नो सर. ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए. हम इसमें कुछ लिखा देंगे, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर स्क्रीनशॉट ही ले लो, हम लिखा देते कुछ. हो गया? Yes sir. नीचे लिखो. Above discussion shows that for any first member of each group of p block elements, for any first member of each group of p block elements, comma, due to absence of d orbital, it cannot shows covalency greater than 4. It cannot shows covalency greater than 4. ठीक है. अब देखिए, जब हम आपको चैप्टर में अगले दिन से जब इंटर कर जाएंगे, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ये सब क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है. सो ज्यादा है ना, उस समय परेशान मत होना कि सर ये कैसे बोल रहे, वो कैसे बोल रहे. हम तो एक वर्ड बोलेंगे कि भाई देखो, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ड्यू टू इनेट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू स्पिनिंग इफेक्ट. तो आपको चीजें याद होनी चाहिए. अगले दिन इतना पढ़ाने के पीछे कारण है, अगले दिन याद होना चाहिए. ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर अगला स्टार्ट करते हैं. लास्ट देखिए, इस पी ब्लॉक के सेक्शन में जो हम लोगों को लास्ट सेक्शन इसका इंट्रोडक्शन के तौर पे डिस्कस करना, दिस इज स्मॉल साइज ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ each ग्रुप. आपको जब पूरा पी ब्लॉक का डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि पूरा पी ब्लॉक का कोई भी ग्रुप आप पढ़ेगा ना, तो फर्स्ट मेंबर को थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ता है. उसके अंदर बहुत सारा ऐसा एबिलिटी आपको दिखेगा जो बाकी सब नहीं शो करता, खाली वही करता. बाकी सब नहीं करेगा, खाली वही करता. उसको हम लोग कहते हैं एनामेलस बिहेवियर. एनामेलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट मेंबर. फर्स्ट मेंबर जो हमारे पास ग्रुप का रहता है, वो बाकी सारे मेंबर से थोड़ा हट के प्रॉपर्टी शो करता है. उसको एनामेलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट मेंबर हम लोग कहते हैं. कोई भी फर्स्ट मेंबर के पास ऐसा क्या होता है, फर्स्ट मेंबर ऑफ each ग्रुप, आखिर उसके
शो करता है। एक तो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, भाई उसके अंदर डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। इस डी ऑर्बिटल के एब्सेंस होने की वजह से बाकी सब अपना कोवैलेंसी 4 से ऊपर भी बढ़ा सकता है, वो नहीं बढ़ा सकता, वो 4 तक ही रहता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्मॉल साइज, साइज छोटा होता है, साइज छोटा होता है। इस साइज के छोटे होने की वजह से हाई आयनाइजेशन एनर्जी, उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आप कह सकते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन अभी इन सब में जो एक चीज है जिस पे आपको बहुत अच्छे से फोकस रहना चाहिए वो है स्मॉल साइज। मेरा जो पहला मेंबर है वो स्मॉल साइज का होता है और स्मॉल साइज के होने की वजह से आपस में वो किसी दूसरे फर्स्ट मेंबर के साथ बहुत आसानी से बॉन्ड बनाता है और स्मॉल साइज होने से सीधे पी ऑर्बिटल्स, 3 पी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना, और जब ये स्मॉल साइज का है तो नजदीक आ जाता है, नजदीक आने से साइडवेज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, साइडवेज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना सकता है। स्मॉल साइज होने से they can form multiple linkage like double and triple bond, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है जिसको हम लोग पी पाई बॉन्डिंग कहते हैं। अब आपको हम फ्री छोड़ते हैं, आपको ऐसा कोई कंपाउंड सोचना है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कुछ सोच के बताइए ना, कोई भी मॉलिक्यूल छोटा सा। CO2, चलो CO2 बोला। CO2 में देखना क्या मेरे पी ब्लॉक का पहला मेंबर मौजूद है? यस सर। और बोलो कुछ, हम बोल देते हैं CN, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N। हम और बोल देते हैं CO, कार्बन ऑक्सीजन। और आप सुन लो O2, O डबल बॉन्ड O। आप हमेशा एक लाइन याद रखें कि जो पहला मेंबर है उसका स्मॉल साइज होने की वजह से वो मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, जबकि बाकी मेंबर का स्मॉल साइज नहीं होता, इस वजह से वो मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता, या अगर बनाता भी है तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि पहले मेंबर का होता है। इस वजह से देखिए नेचर में क्या क्या होता है, जरा सुनिएगा, रीजनिंग क्वेश्चन है, आपको सब मिलते रहे, सुनिएगा ध्यान से। एक्सप्लेन व्हाई CO2 exists as monomeric gas, बट इसी मेंबर का अगला है SiO2 exists as network solid। नेटवर्क सॉलिड। इसी का दूसरा क्वेश्चन सुनो, नाइट्रोजन exists as N2 gas, but phosphorus exists as P4 solid। रीजन समझो, रीजन ये है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ छोटा साइज होने की वजह से पी पाई बॉन्ड बना पाता है। पहले वाले का आंसर देना, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना के CO2 एग्जिस्ट करता है,
लेकिन सिलिकॉन के केस में आप ऐसा नहीं बना सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते यार। सिलिकॉन बड़ा है, बड़ा सिलिकॉन है, ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बनेगा नहीं, तो फिर कैसे रहेगा ये? देखो ये कैसे रहता है, सिलिका कैसे रहता है, सिलिका ऐसे रहता है, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। अब देखो होता क्या है, सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ इस तरह के नेटवर्क को फॉर्म करता है। हर सिलिकॉन देखो 4 बॉन्ड बनाया है और हर ऑक्सीजन देखो 2 बॉन्ड बनाया है। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे 3 डायमेंशन में चारों तरफ चलते रहेगा। हर जगह सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाया है क्योंकि उसको स्टेबल तो होना है, लेकिन कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। क्या समझे? नाइट्रोजन वाला देखो, नाइट्रोजन आराम से ट्रिपल बॉन्ड बना के बन गया N2, बस हो गया काम खत्म, N2 गैस। बट ये काम फास्फोरस नहीं कर सकता है, ये काम फास्फोरस नहीं कर सकता। बड़ा है, बड़ा है, दूर रहेगा, दूर रहेगा तो साइडवेज ओवरलैपिंग कैसे होगा? दूर रहेगा तो साइडवेज ओवरलैपिंग कैसे होगा? लेकिन भाई उसको भी तो एग्जिस्ट करना है, तो कैसे एग्जिस्ट करता है? ऐसे फास्फोरस 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 फास्फोरस। टेट्राहाइड्रल मैनर में सोचिए, टेट्राहाइड्रल मैनर में सोचिए, समझ में आ रहा है? 3 गो फास्फोरस नीचे है, एक गो फास्फोरस ऊपर है, उसके साथ उसके साथ उसके साथ सबके साथ बॉन्ड। हर फास्फोरस देखो 3 बॉन्ड बनाया है, लेकिन कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सब इस तरह। ऐसे ही और आगे आप जाइएगा तो आपको ऑक्सीजन फैमिली में मिलेगा, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2 गैस बट सल्फर एग्जिस्ट एज एसिड सॉलिड। ऑक्सीजन O2 बनाता है क्योंकि O डबल बॉन्ड O है, सल्फर नहीं बना सकता तो उसको एसिड क्राउन फॉर्म में बनना पड़ता है, क्राउन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्राउन फॉर्म। तो सर इसका मतलब ये है क्या कि नीचे वाला मेंबर मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता? बनाता है, उसको भी नीचे वाला मेंबर भी मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। देखो जैसे P डबल बॉन्ड O, पढ़े हो ना? P डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH बॉन्ड OH बॉन्ड OH, बोलो सही है? पढ़े हो ना? H3PO4। यहां का मल्टीपल बॉन्ड में क्या है, इसका रहता है d ऑर्बिटल और इसका रहता है p ऑर्बिटल। लेकिन इन सब में क्या है, दोनों का है p ऑर्बिटल, दोनों का है p ऑर्बिटल, दोनों का है p ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ये देख यहाँ पे p पाई बॉन्डिंग बनता है, जबकि इन सब केस में बनता है p पाई बॉन्डिंग। less stable than p pi, ये p pi से less stable होता है। Is this clear? आवाज आ रही मेरी अभी? यस सर। चलो ये था इसका लास्ट प्रॉपर्टी। अगले दिन से चारों को अच्छे से देख के बैठना। कोई आपके दिमाग में मिसकॉन्सेप्ट डाल देता है कि इनऑर्गेनिक में सब कुछ रटना है, नहीं, केवल केमिकल रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा, बाकी हम सब कुछ आपको रीजन वाइज समझाएंगे। केमिकल रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा। अब कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो पानी थोड़ी ना बन जाएगा, तो CO2 ही ना बनेगा भाई, तो उसका रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा, C+O2 CO2। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज हर चीज का एक प्रॉपर रीजन होगा, हम उसको अच्छे तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करके रखेंगे, समय पे आपको याद करके आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, नोट करो इसको फटाफट। इसमें एक और चीज थोड़ा हम यहां लिख दे, फर्स्ट मेंबर के पास हाई चार्ज डेंसिटी भी होता है। ये फ्लोरीन के अंदर आपको खास तौर पे जब आप ग्रुप 17 पढ़िएगा तो आपको एक रीजनिंग क्वेश्चन तो अभी से भी पता होगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। याद आया? यस सर।
तो उसका कारण यही है हाई चार्ज डेंसिटी, ये भी उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलो नोट करो फटाफट।